हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको हर एक लेटेस्ट लीगल अपडेट से इन्फॉर्म्ड रखेंगे और स्पेशली तब जब विंटर वेकेशंस के बाद अब जाकर सुप्रीम कोर्ट खुली है। इस साल सुप्रीम कोर्ट के सामने कई इंपॉर्टेंट मैटर्स डील हो सकते हैं, जिसमें सीजेआई संजीव खन्ना के सामने इस साल के हाफ तक इंपॉर्टेंट मैटर्स आएंगे, क्योंकि 13 मई 2025 को वे रिटायर करने वाले हैं। इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट मैटर ये होगा जहां सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की लीगल वैलिडिटी कितनी है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी केस से जुड़े एक मुद्दे की, जहां सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना ने विंटर वेकेशंस के बाद इस केस में एक इंटरेस्टिंग ऑर्डर पास किया है। और वो ऑर्डर क्या है, चलिए देखते हैं। अब ये मुद्दा ऐसा हो गया है जो न सिर्फ लीगल डिबेट्स का हिस्सा बन गया है, बल्कि रिलीजियस और पॉलिटिकल कन्वर्सेशंस का भी सेंटर पॉइंट है। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 की। अब आप जानते हैं कि ये एक्ट 1991 में पास किया गया था और इसका एम था कि अगस्त 15, 1947 के दिन जितने रिलीजियस प्लेसेस जिस स्टेटस में थे उनको उसी तरह प्रिजर्व किया जाए। लेकिन इस एक्ट का एक एक्सेप्शन था, राम जन्मभूमि बबरी मस्जिद डिस्प्यूट केस, क्योंकि उस वक्त ये केस कोर्ट में चल रहा था। इस एक्ट को लेकर दोनों तरफ से काफी आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के लीडर्स जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय कह रहे हैं कि ये एक्ट हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख कम्युनिटीज के राइट्स को अनजस्टली रिस्ट्रिक्ट करता है। उनका कहना है कि ये उन रिलीजियस साइट्स को रिक्लेम करने का चांस नहीं देता जो हिस्टोरिकल इन्वेजन्स के दौरान अलिजेडली डिस्ट्रॉय हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम ग्रुप्स जैसे जामियत उलमा ए हिंद आर्ग्यू करते हैं कि अगर ये एक्ट स्ट्रक डाउन होता है तो कम्युनल हार्मनी और देश के सोशल फैब्रिक को नुकसान हो सकता है। उनका कहना है कि हिस्टोरिकल डिस्प्यूट को दोबारा खोलना माइनॉरिटीज में डर बढ़ा सकता है और सेक्युलरिज्म के फाउंडेशन को डिसरप्ट कर सकता है। और इसी मामले में एक प्ली लेकर अब AIMIM चीफ असाउद्दीन ओवैसी मौजूद हुए हैं, जिन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को इन्फोर्स करने के लिए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है। इस पिटीशन का एम है कि रिलीजियस प्लेसेस के प्रोटेक्शन को एक्ट के मुताबिक इंश्योर किया जा सके। इस मामले में उनकी ओर से एडवोकेट निजाम पाशा मौजूद थे, जिन्होंने सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच से रिक्वेस्ट की कि इस पिटीशन को दूसरी रिलेटेड मैटर्स के साथ टैग किया जाए ताकि प्रोसीडिंग स्ट्रीमलाइन हो सके। असाउद्दीन ओवैसी की पिटीशन जो दिसंबर 17, 2024 को फाइल हुई थी, डिमांड करती है कि इस एक्ट का स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट हो और रिलीजियस साइट्स के स्टेटस को बदलने की कोई भी कोशिश रोकी जाए। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार की बेंच ने एक बड़ा ऑर्डर पास किया है, जहां उन्होंने स्टेट किया है कि इस पिटीशन को उन्हीं केसेस के साथ क्लब किया जाए जो फरवरी 17 को सुनवाई के लिए लिस्टेड है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने स्टेट किया कि डायरेक्ट द केस टू बी लिस्टेड अलोंगसाइड पेंडिंग मैटर्स। अ बैच ऑफ केसेस कंसर्निंग सिमिलर इश्यूज इज शेड्यूल्ड फॉर हियरिंग ऑन February 17। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के शॉकिंग ऑर्डर्स की बात करें तो पिछले महीने ही दिसंबर 12 को सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल डायरेक्टिव इशू किया था जो किसी भी नए लॉ सूट या रिलीजियस सर्वेस को रोकता है। ये डायरेक्टिव तब आया था जब हिंदू ग्रुप्स ने मॉस्क जैसे ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेस की डिमांड की थी। अब जहां कई लोग, जिसमें कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण भी शामिल थे, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से खुश दिखे थे, वहीं दूसरी ओर एक इंटरव्यू के दौरान सीनियर एडवोकेट JSI दीपक ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ये स्टे ऑर्डर सही नहीं है, इसलिए क्योंकि बस इस वजह से कि देश में सोशल अनरेस्ट हो रहा है तो लीगल प्रोसीडिंग्स रोक देनी चाहिए, काफी गलत है। He had stated. So the optics of it, or the social unrest part of it, if a court order of a survey incites violence or results in unprovoked violence, or the court order itself is seen as a provocation, then there is a problem in the manner in which the Indian state's exclusive claim over the monopoly of violence or force has been challenged. You can't even enforce a court order. And two, if a lawful legal proceeding and action is brought to a grinding halt under the fear of stone pelting, what does it say about your aspirations of becoming a Vishwaguru? Okay. What exactly are you projecting by way of strength? If you can't project strength internally, don't hope for others to take you seriously outside. But I think constitutional institutions owe their allegiance to the law, to the constitution, and they should simply ask themselves whether these proceedings must be held hostage under the shadow or threat of violence. I hope they won't be. And two,
what does it do to the rights of all those parties who have a right under the law to initiate these proceedings? That is the basic question. See, if social unrest becomes the barometer for any action, कोई भी किसी को पैसे देके 40-50 लोगों को इकट्ठा करेगा और पत्थर फेंकना शुरू करेगा. That immediately questions the law and the legal action. ऐसे थोड़ी होगा. That can't be the barometer or the yardstick for it. 3, I genuinely hope that this matter is heard quickly and it is decided regardless of reactions of any section of the public or community from whichever side. Decide it on merits. Deal with it on merits. Let's apply the black letter of the law along with its spirit and ask ourselves whether what has been happening in the context of Kashi and Mathura are truly unconstitutional or illegal or impermissible or so on and so forth. Let's test that. इसके साथ ही आपको बता दें कि अयोध्या वर्डिक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इंडिया के सेक्युलर फ्रेमवर्क का एक कॉर्नरस्टोन कहा था. उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि ये एक्ट प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेट्रोगेशन को अपहोल्ड करता है, मतलब सेटल्ड इश्यूज को दोबारा खोलने की परमिशन नहीं देता. पर अभी भी इस एक्ट को लेकर कई सवाल हमारे सामने आ पहुंचे हैं. सुप्रीम कोर्ट के सामने अब एक टफ चैलेंज है, सेक्युलर वैल्यूज को प्रिजर्व करना या हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस को एड्रेस करना. और ये लीगल बैटल सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की कम्युनल हार्मनी और पॉलिटिकल बैलेंस पर भी असर डाल सकता है. और तो और जब सीनियर एडवोकेट जेएसआई दीपक से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की चर्चा की गई, तो उन्होंने कह भी दिया कि इस एक्ट को रहने ही देते हैं, इससे कुछ नहीं होगा. उन्होंने ये बात इसलिए भी कही कि ये एक्ट जो एएसआई सर्वे की बात करती है 15 अगस्त 1947 के लास्ट डेट को खुद ही बाईपास कर देती है. उन्होंने ऐड किया कि नो, जस्ट ऑन द एक्ट को रहने दो, उससे कुछ नहीं होगा. Because the act speaks of the possibility of a survey to determine if a particular site is an archaeological site within the meaning of the Archaeological Act of 1958, which is it has to be 100 years or more. So the moment you establish within the meaning of that particular provision, section 4.3, that this is indeed a site which is more than 100 years, then the bar under the act stops applying. That means you can say that reclamation is possible once you establish it's beyond 100 years. So you bring the ASI first. Correct. That's what has happened here. ASI का सर्वे कराइए, हाँ. फाइंड आउट कि ये 100 साल है या उससे पुराना है, इसके नीचे क्या था, सब निकालिए. तो दोस्तों, ये एक ऐसे केस का एग्जाम्पल है जिसमें जुडिशरी, रिलीजन और पॉलिटिक्स एक कॉम्प्लेक्स टैंगल में बंधे हुए हैं. फरवरी 17 की सुनवाई पर सबकी नजर आ टिकी है और देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या निकलता है. आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. Until then, keep following Law Chakra.